सामीन, ये बोर होल जो है ये आप देखें कि सिंध के डॉक्टर फैयाज आलम साहब क्या कह रहे हैं कि उनका तजुर्बा क्या रहा है बोर होल के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज आलम है। गुज़िश्ता साल अगस्त और सितंबर में जो तूफ़ानी बारिशें हुई पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पर सिंध में, उसके नतीजे में इस ज़मीन पर जो कपास की फसल थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी। लाखों रुपए का नुकसान हो गया था और आप यकीन करें कि हमारी तो नींदें उड़ गई थी। इंतज़ामिया, हम सब लोग शदीद परेशान थे और हर वक्त सोचते रहते थे कि इसको क्या किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी। लाहौर में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े एग्रीकल्चर के माहिर हैं, हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान साहब। मैंने परेशानी में उनको फ़ोन किया कि सर हमारा तो आप देखें क्या सूरत हाल है, इतना पानी खड़ा हुआ है और पानी नहरों में नहीं जा रहा है और हमारे बिल्कुल लग रहा है कि हमारे पौधे तबाह हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर हमें कुछ तरीके बताए और हमने उसके बाद फिर एक बोर यहाँ करवाया। उस बोर के अंदर पानी को वापस डालने का बंदोबस्त किया गया और एक नाकाबिल यकीन चीज़ हो गई। जब वो बोर करवाया गया, उसमें एक फिल्टर लगाया गया, वो पानी आहिस्ता आहिस्ता उस बोर में जाना शुरू हो गया। सारा पानी निकाल दिया। हम इंतहाई खुश हैं, अल्लाह ताला के बेहद मशकूर हैं कि हमारे सारे पौधे, सेंसेशन के जो नए पौधे लगे थे 2600, इसके अलावा सिंदड़ी के हमने कई हजार पौधे लगाए थे और फालसे के पौधे, वो सारे पौधे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कंडीशन में, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। उसी के साथ साथ जब पानी निकाल दिया गया तो यहाँ पर फिर 120 एकड़ पे गंदम काश्त की गई और तकरीबन 31-32 एकड़ पे सरसों काश्त की गई। सरसों की कटाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईल्ड आई है। गंदम की 50 मन से ज़्यादा ईल्ड है। सरसों की ईल्ड भी बहुत अच्छी आई है। मैं ख़ास तौर पर इस वीडियो के ज़रिए हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। अपने इंतहाई मुश्किल वक्त में मंसूरा हाला की ज़मीन को देखने के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसमें से पानी निकालने के लिए अपना वक्त निकाला। वो मुश्किल वक्त था, अल्लाह का शुक्र है गुजर गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा वक्त है कि सारी फसलें हुई हैं और सारा माशाल्लाह बाग जो है बड़ी बेहतरीन कंडीशन में है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बाग को मज़ीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी यूट्यूब चैनल। सामीन, ये रेन हार्वेस्टिंग की दूसरी एपिसोड है और इससे पहले आप सुन रहे थे कि जो अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है और बारिशों के जो सिलसिले अब बाकायदगी से शुरू हुए हैं, इससे हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान को हम ग्रीन बना सकते हैं। डॉक्टर सुल्तान साहब ने पिछले एपिसोड में बड़ी तफसील से इसकी साइंस आपके सामने रखी थी और अभी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपके सामने जहां से बात ख़त्म की थी चेक डैम से और स्मॉल डैम से, वो उससे आगे बताएं कि हमने क्या करना है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सबक आमोज़ कहानी सुनाना चाहता हूं और इसको आप ज़रा देखकर आप फैसला कर सकते हैं कि हमने क्या करना है और हमें क्या सोचना चाहिए और सोचने के बाद करना चाहिए। नाजरीन, दो नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिनका लिटरेचर से ताल्लुक़ है। एक अमृता प्रीतम का और एक साहिल लुधियानवी का। अमृता प्रीतम शायरा थी, नावल निगार थी, अफसाना निगार थी। साहिल लुधियानवी नगमा निगार था और उसकी गज़लें, तलखियाँ और परछाइयाँ पूरी लिटरेरी दुनिया के अंदर वो मौजूद हैं और इन दोनों में आपस में मोहब्बत थी। अमृता प्रीतम लाहौर में थी, साहिल लुधियानवी भी लाहौर में था पार्टीशन के बाद। फिर वो चली गई इंडिया और वहाँ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से उसका ताल्लुक़ रहा। लेकिन साहिल लुधियानवी जो यहाँ रह गया था, ये भी छोड़कर फिर वो इंडिया इसने रुख कर लिया और वहाँ से वो बम्बई चला गया और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपने ज़रूर नाम सुना होगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये साहिल लुधियानवी का था। और अमृता प्रीतम का एक गाना जो पूरी दुनिया के अंदर पूरी ज़बानों में तर्जुमा हुआ है, वो था पार्टीशन के बारे में, आज आखा वारिस शाह नो कोई क़ब्रा में चुबोल। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं इन दोनों शख्सियतों का। अमृता प्रीतम सिख थी और साहिल लुधियानवी मुसलमान था और कहा जाता था कि या तो साहिल लुधियानवी सिख बन जाएगा और या अमृता प्रीतम मुसलमान हो जाएगी, लेकिन उनकी शादी कभी नहीं हुई। और फिर हुआ ये कि जब एक मौका आया कि साहिल लुधियानवी किसी और हीरोइन से शादी करना चाहता है और अमृता प्रीतम को पता चला, तो फिर अमृता प्रीतम ने उस आदमी से शादी कर ली
जिसका नाम इमरोज़ था। और उस इमरोज़ से उसकी जब शादी हुई तो लोगों ने पूछा कि इमरोज़ का और आपका क्या ताल्लुक़ है। तो उसने जवाब दिया कि इमरोज़ मेरे घर की छत है। उसने कहा इमरोज़ अगर घर की छत है तो फिर साहिल लुधियानवी क्या है। उसने कहा कि वो मेरा आसमान है। ये मोहब्बत की इंतहा थी। अब उसके 2 बेटे हुए और एक बेटे की शक्ल जो है हूबहू साहिल लुधियानवी की तरह थी और लोग ये समझते थे कि ये बेटा साहिल लुधियानवी का है। वो बेटा जवान हुआ और सारी ज़िंदगी वो ये ताने सहता रहा कि ये साहिल लुधियानवी का बेटा है, ये लीगलाइज्ड बेटा नहीं है। जब वो बच्चा एक कामयाब इंसान बना तो एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा। उसने कहा माँ मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि पूछो। तो उसने कहा कि क्या मैं वाकई साहिल लुधियानवी का बेटा हूँ, इसलिए कि मेरी शक्ल साहिल लुधियानवी से मिलती है। अमृता प्रीतम ने जवाब दिया कि बेटा मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। उसने कहा कि जो खुदा के बारे में मेरा ख्याल है वही मैं अपने माँ के बारे में सोचता हूँ। तो उसने कहा कि फिर जान लो कि तुम साहिल लुधियानवी के बेटे नहीं हो। तो बेटे ने जवाब पूछा कि फिर मेरी शक्ल साहिल लुधियानवी जैसे क्यों है। तो उसने जवाब दिया कि फ़र्क सिर्फ ये था कि जब तुम मेरे पेट में परवरिश पा रहे थे मैं उस वक्त साहिल लुधियानवी के बारे में सोचती थी। तो ये सबक है कि अगर हम जैसा सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की शक्ल वही हमारे सामने आएगी जो हम सोचेंगे। और आज जो डॉक्टर सुल्तान साहब को जो तकलीफ़ दी है वो इसी बात के लिए है कि ये जो अल्लाह ताला ने हमें रहमतों की सूरत के अंदर एक चीज़ दी है, हम इसको अपनी बर्बादी का ज़रिया ना बनाएं और हम ये ना करें कि दुनिया को दिखाएं कि हम बर्बाद हो चुके हैं लिहाजा हमें मदद दी जाए। इसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करके अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें, लोगों की जो माली हालत है उसको हम बेहतर बनाएं और पाकिस्तान जो है वो एक खुशहाल मुल्कों की सफ़ में आए। अगर अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी की है तो फिर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनाब डॉक्टर साहब, हमने बात ख़त्म की थी समालर डैम पर, आगे कौन से 2 काम है जो करने वाले? जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और पिछले एपिसोड में जब बात कर रहे थे डैम्स की या जिसको कहते हैं स्मॉल डैम की बात कर रहे थे तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये भी एक तरह से ना इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जिस पर हम बहुत ज़्यादा आगे बात नहीं करेंगे। हम बात उस पर करेंगे डूएबल जो है, हमारे आपके जो किसान भाई हैं जो खुद अपने हाथों से काम कर सकते हैं या एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये मिलकर काम कर सकते हैं। उसमें चेक डैम है, बजाय स्मॉल डैम के बजाय चेक डैम का इस्तेमाल करेंगे। वो कुछ मैंने अर्ज़ कर दिया था कि पत्थरों से और मिट्टी से मिलकर बनाया जाता है और वो किसान की जो मसल पावर है वही इस्तेमाल होती है। वो बर्बाद भी हो जाते हैं, उनको फिर जब फ्लड गुजर जाते हैं तो उनको दोबारा पक्का भी किया जाता है। तो ये काम करने के अब फ़ायदे क्या हैं, मतलब अगर किसान इतनी मेहनत करे तो उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए जी, ज़मीन के नीचे का पानी बलूचिस्तान में सैकड़ों फुट नीचे जा चुका है और अगर कहा जाए कि 1000 फुट नीचे जा चुका है तो शायद ये गलत भी ना हो। और इसके बारे में हॉलैंड की जो इन्वायरमेंटल एजेंसी है उसने 1987 में, यानी मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं उसकी कॉपी PDF भिजवा सकता हूँ। उन्होंने 1987 में कहा था कि ये तकरीबन 2020 यानी 2020 तक ये बिल्कुल वाटर स्कॉर्सिटी का एरिया हो जाएगा। तो ये वाली जो बात है उस एरिए में जब आप चेक डैम बनाना शुरू करें और अब अल्लाह ने वहाँ बारिशें भी भेज दी हैं तो हम रिचार्जिंग कर सकते हैं। पहला फ़ायदा कि रिचार्जिंग, ज़मीन के नीचे जो पानी है उसका लेवल ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जब हम पानी कुछ अर्सा खड़ा रहेगा डैम में, चेक डैम में, तो वो फिर अपने दाएं बाएं भी सीपेज जाएगी जिससे हरियाली हो जाएगी। इससे घास फूस को छोड़ दें, इससे आप छोटी मोटी फसलें भी वहाँ ले सकते हैं, वहाँ पर छोटे मोटे दरख्त भी ले सकते हैं। लेकिन जो डीप पानी जा चुका है उससे बड़े दरख्तों की जड़ें भी वहाँ पकड़ी जा सकती हैं और उसके एक अलग से एडिशनल फ़ायदे हैं अजाफी। वो फ़ायदा क्या है कि जब दरख्त उगेगा और बड़ा और उसकी जड़ें जो है ना दूर तक फैलेंगी तो वो जकड़ लेती हैं नीचे से पत्थरों को भी, तो जो लैंड स्लाइडिंग का एक फैक्टर होता है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। ये एक फ़ायदा दर फ़ायदा है। अच्छा, अब किसान को पानी मिल गया, उसके जो भेड़ बकरी और उसका ऊँट है उसको वहाँ से वो पानी मिलता रहा 2-4 महीने बाद भी, जो कि बारिशों के बाद आएगा। तो ये फ़ायदे हैं जी चेक डैम के। और इसमें इवन जो समटाइम जो पानी की ज़रूरत इंसान की है वो भी पूरी हो जाती है क्योंकि उसको निथार कर घरों में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि चेक डैम भी बनाए और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। मेरे अपने ज़ाती ख्याल के अंदर ये है और जो मैंने अफ्रीका में देखा है और वो ये है कि बारिशों से पहले हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मुख्तलिफ घास, जिस तरह रोड्स ग्रास है, सितेरिया है, ब्रेकेरिया है, इसका जो बीज है वो असल फेंका जाता है उन जगहों पर जहाँ बारिश आने वाली है।
और उसके नतीजे के अंदर 2-3 दिन पहले वो बीज को स्प्रेड किया गया। एक तो वो जो आपने फरमाया है कि पानी यहाँ पर खड़ा और सीपेज के ज़रिए पानी मिला, एक वो जो पानी ऊपर से आया है, जब ये अगली मरतबा बारिश आएगी तो ये जो वेजिटेशन है वो उस फ्लड को रोकेगी और पानी को जज़ब करने की कोशिश करेगी। उसके नतीजे के अंदर उस इलाके में लाइफ स्टॉक ये भरपूर तरीके से नश्व नुमा पाएगा। और उसके साथ जहाँ जहाँ आप देखते हैं कि पानी आके खड़ा होता है, जितने आप दरख्त लगा सकते हैं, और अगर वो दरख्त लगाएं जिनके बारे में ये पता हो कि ये लकड़ी भी देता है और साथ में जानवरों की खुराक पत्ते के तौर पे, उसके पत्ते जो है जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी एक एडिशन है। और उसके नतीजे के अंदर जो आप देखते हैं और आपने देखा होगा कि पहाड़ की एक तरफ जो है वो खाली पड़ी हुई है और दूसरी तरफ सब्ज़ है। ये पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर, मलाइशिया के अंदर, और आप थाईलैंड में चले जाएं, वो कच्चे पहाड़ हैं और वो सारे के सारे सरसब्ज़ हैं, और वहाँ पर ये लोग अपने लाइफ स्टॉक को पालते हैं। और ये लैंड स्लाइडिंग ये रुकती है और उसके बाद पानी जो है वो मुसीबत नहीं डालता, या अगर डालता है तो कम मुसीबत डालता है। अब मैंने डॉक्टर साहब आपसे मशवरा लेते हुए मैंने ये बात बतानी है कि एक आम फार्मर जो पंजाब का फार्मर है वो क्या कर सकता है। पहली बात तो पंजाब और बल्कि पूरे पाकिस्तान के फार्मर को मैं ये बात कहूँगा कि हमारे घरों में जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं, जैसे बच्चे की शादी है, तो उसकी तैयारी हफ्ते से शुरू होती है, महीने से शुरू होती है, और हमें पता है कि मेहमानों ने कहाँ बैठना है, उनका इंतज़ाम कैसे होगा, कौन इंतज़ाम करेगा। तो एक तो ये बारिश के आने से पहले अगर हम सब लोगों को ये पता हो जाए कि ये बारिश के रास्ते हैं और इसके रास्ते से हमने हर रुकावट ख़त्म करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पानी से लड़ना नहीं है, और वो पानी चेक डैम पर आकर रोकेगा और वो पानी फिर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैंने रास्ते में मकान बना लिया, होटल बना लिया, सड़क बना ली और पानी गुजरने का रास्ता नहीं छोड़ा, तो फिर इसका मतलब ये कि मैं पानी से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कुदरत से लड़ाई लड़ रहा हूँ। यहाँ जब सर्दियों का मौसम होता है तो हम ये कोट और मफलर और सर पे टोप हम किस लिए करते हैं? इसलिए कि हम सर्दी से लड़ नहीं सकते। लेकिन हमने एक तरीका ढूंढा है कि हम सर्दी से कैसे बच सकते हैं। अब हमारा फार्मर जो है, जो मैं इस वक्त एक आम फार्मर की मैं बात करना चाहता हूँ, उसमें एक कंसेप्ट है बोर होल का, और वो बोर होल इंडिया के हरियाणा और पंजाब के अंदर भी बड़ी कामयाबी से चलता है। और यहाँ मैंने झंग के अंदर उसका तजर्बा किया था, और फिर ये जो पिछला सैलाब आया है इसमें हाला, मंसूरा, सिंध के अंदर, जहाँ एक तरफ पानी खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एक स्कूल दुआ फाउंडेशन वालों का था, उनकी ज़मीन भी पानी के अंदर थी, और वहाँ मैंने उनको बताया कि ये मैं काम अफ्रीका में करता रहा हूँ, ये 6 इंच का आप एक बोर होल बनाएं और ये पानी को सारे को जज़ब कर लेगा, और आप अगली आने वाली फसल जो गंदम की है वो आप लगा सकेंगे। अब लेटेस्ट जो उन्होंने ख़बर दी, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, हमारी गंदम की फसल भी लग गई, हमारी कैनोला की फसल भी लग गई, जबकि साथ वाले जो हमारे रकबे वाले थे वो अभी तक पानी के साथ खड़े हुए हैं, और अभी तक वो यही अपने आप को गालियाँ दे रहे हैं या गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आप किसी को गालियाँ दें। जब हम नेगेटिविटी का सोचेंगे कि सारे काम डॉक्टर सुल्तान साहब ने करने हैं, तो फिर ना डॉक्टर सुल्तान काम करेंगे ना मैं काम करूँगा। इसलिए मैं अपने भाइयों को, पाकिस्तानी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने गांव के अंदर अपनी ज़मीनों पर क्या कर सकते हैं। पहला जो सूरत है, हमारे यहाँ नंबरदारी सिस्टम है, गांव के आदमी आपस में मिलें। सबको पता है कि जब बारिशें होती हैं तो पानी कहाँ से गुजरता है और कहाँ आकर खड़ा हो जाता है। आप कोशिश करें कि वहाँ पर आप बोर होल्स बनाएं। उस बोर होल का फ़ायदा ये होगा कि वो सारे के सारे पानी को जज़ब कर लेगा, और बहैसियत फार्मर आप किसी भी ज़राई माहिर से पूछ लें, वो एक बात बताएगा कि आपकी फसल की पैदावार उस वक़्त ज़्यादा होगी अगर पानी का ड्रेनेज सिस्टम आपका सही हो। आपकी कपास की फसल खड़ी हुई है, गंदम की फसल खड़ी हुई है, बारिशें होती रहें, अगर पानी वहाँ खड़ा ना रहे तो आपकी पैदावार बढ़ेगी तो सही, आपकी पैदावार घटेगी नहीं। लेकिन अगर वहाँ पानी खड़ा रहा तो फिर वाइट फ्लाई भी आएगी, फिर एफिड भी आएगा, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स भी आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की फंगस भी आएगी। अब उसका तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर होल क्या है। सिंपल तरीका जो मैंने झंग में किया था
और वो लोकल विजडम थी कि मेरे जानवरों के पाँव जो थे वो बारिश के पानी में डूबे हुए थे और मैं परेशान था कि मैं कोई पंप लेकर आऊँ, वहाँ से मैं पानी निकाल लूँ। तो वहीं एक आदमी ने मुझे कहा, उसने कहा जी मुझे कसी दे। उसे कसी दी और जो गहरी जगह थी वहाँ उसने उसको उखाड़ना शुरू किया और 4 या 5 फुट पर रेत आ गई और रेत आने की देर थी कि सारा पानी जो है वो वहाँ पर चला गया। इसका मतलब ये है कि असूल ये है कि आप कोई बोर आप बनाएं उस एरिया के अंदर जहाँ आकर अल्टीमेटली पानी इकट्ठा होता हो और वहाँ पर आप 6 इंच का, 4 इंच का, 5 इंच का जो प्लास्टिक पाइप है उसका आप एक मुस्तकिल बोर जो है वहाँ पर लगा दें। और जब भी बारिश होगी एक्स्ट्रा पानी, आम पानी नहीं, एक्स्ट्रा पानी जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होगा वो कुदरती तौर पर स्लोप के ज़रिए वो वहाँ पहुँच जाएगा। आपने सिर्फ एक काम करना है कि प्रॉपर स्लोप वाला एरिया आपने ढूंढना है, वो जगह जहाँ आकर हमेशा पानी अल्टीमेटली खड़ा होता है। अब यहाँ पर आपने एक पिट बनानी है। ये पीछे उसकी तस्वीर चल रही होगी, इसका स्केच चल रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। ये 4 बाई 4 बाई 4 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, 4 फुट गहरा। अब दरमियान के अंदर आपने पाइप लगाई हुई है, वो बोर लगाया हुआ है और ये 4 फुट जो गहरा है यहाँ पर आपने रफ स्टोन, ये जो टुकड़े हैं आपके पत्थर के, ये आपने डालने हैं, रूढ़ी डालनी है, आपने बजरी डालनी है और उसके बाद कुछ आपने रेत डाल देनी है। ये आपने इसको भर देना है और वो पाइप जो है वो ज़रा ऊपर रहेगी। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जिधर से पानी आ रहा है आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगर उस पानी की जगह पर भी कोई 20 फुट तक आप ये जो पत्थर रोड़े जो है और बजरी, ये आप ज़रा वहाँ कोई 2 फुट खोद कर उसको भर दें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जितना पानी उधर से आ रहा होगा, अपने साथ मिट्टी भी लेके आ रहा होगा, पत्थर भी लेकर आ रहा होगा, वो सारा का सारा फिल्टर होकर पिट में दाखिल होगा। पिट पर आपने फ़िल्टर लगाना है। अब ये पानी यहाँ पर खड़ा होकर थोड़ा सा सेटल होगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो उस बोर के ज़रिए नीचे चला जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी फसल जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगी और दूसरी चीज़ आपकी ये रहेगी कि ये अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आप वापस ज़मीन में पानी को रिचार्ज करने के लिए देंगे। जो लाखों के हिसाब से हमारे धड़ाधड़ मोटरें चल रही हैं, हमारे ट्यूबवेल चल रहे हैं और हर आदमी एक ज़ोर में लगा हुआ है कि जो अल्लाह ताला की नीचे दी हुई नेमत है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके नतीजे के अंदर आप वाटर को रिचार्ज करेंगे, ये वाटर लेवल आपका ऊपर आ जाएगा। और कोशिश करें, सोचने वाले के लिए बहुत कुछ है कि आपने किन किन जगहों पर दरख्त लगाने हैं और उन दरख्तों का बेनिफिट ये होगा कि जहाँ से पानी गुज़रता हुआ जाएगा वो मिट्टी वहाँ अड़ती जाएगी, पानी की रुकावट होगी और अल्टीमेटली जब बोर होल पे जाएगा तो वो पानी खालिस जाएगा। अब इस दुनिया के अंदर और हमारे मुल्क में ख़ास तौर के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं, लोग उनको थापी देने के लिए तैयार नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे। मैं जिस आदमी से बात कर रहा था उसने कहा कि जी मैंने अगर ये बोर बनाया जाए, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू और जो आपकी खादें हैं वो भी उसमें चली जाएंगी। अब सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अब लोगों को पता चल जाता है कि हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद बारिश होने वाली है। इसका मतलब ये है कि जब मुझे पता है कि हफ्ते के बाद बारिश होने वाली है तो मैं ना उसमें खाद डालूँगा और ना मैं उसके अंदर स्प्रे करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि स्पेल ओवर होने के बाद मैं दूसरा काम करूँ। लेकिन ये पानी इतना नीचे चला जाएगा कि जो थोड़ी बहुत मिकदार होगी उसका पता भी नहीं चलेगा। तो ये आप काम कर सकते हैं, हर किसान ये काम कर सकता है। एक तो वो अपना रोल अदा करेगा बहैसियत पाकिस्तानी के, ये जो मुसलसल पानी जो है उसका लेवल नीचे जा रहा है उसको अप करने के लिए। दूसरा अपनी पैदावार भी बढ़ाएगा, इसलिए कि उसकी ड्रेनेज जो है, अगर ये पानी मेरी फसल को ख़राब नहीं करेगा, यहाँ से चला जाएगा तो किसी और की फसल को ख़राब करेगा। इसका मतलब ये है कि मैं अपना कौमी फरीज़ा अदा कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ठीक है? जी हाँ सर, बिल्कुल। डू यू एग्री विद दिस वन? जी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो फार्मर्स की जो कोऑपरेटिव है ना, उनका आपस में जो इत्तेहाद है, ऑर्गेनाइजेशन,
वो बड़ी अहम है। इस पर भी किसानों को लोकल सतह पर सोचना चाहिए। ये आपने बड़ी ही प्यारी बात कही है। मामला यही है कि जो एक लकड़हारे की कहानी हम सुनते थे कि वो उसने बच्चों को कहा कि एक गट्ठे को तोड़े तो वो तोड़ नहीं सके, लेकिन एक एक लकड़ी को किया तो तोड़ा जा सकता है। तो मेरे असल कहने का मकसद ये है कि जब एक आदमी करेगा, पाकिस्तानी कौम की खूबी है कि ये कॉपी पेस्ट के अंदर बड़ा माहिर है। आप इसको बाहर से एक मशीन लाकर दे दें, ये डस्का में और मियाँ चन्नू में और फैसलाबाद में, ये आपको उससे बेहतरीन उसकी शक्ल बनाकर दे देंगे। और जब एक जगह पर या 2 जगह पर या 10 जगह पर कुछ किसान ये काम करेंगे और वो देखेंगे कि यार इसकी फसल और ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो फिर एवरीबॉडी विल फॉलो। अब मैं अपनी बात को आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ कि इसके बारे में अगर आपने कोई सवाल पूछने हो तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जो अमृता प्रीतम की कहानी मैंने सुनाई है उसको ज़रूर याद रखिएगा। जो अमृता प्रीतम ने कहा था कि जब तुम मेरे पेट में थे तो मैं सिर्फ साहिल लुधियानवी के बारे में सोचती थी। अगर आप पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान की खुशहाली देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपनी खुशहाली देखना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी सोच जो है मुस्बित करनी पड़ेगी। हर वो चीज़ जो हमारे पास आ रही है हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसकी यूटिलिटी क्या है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने किया ये नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।